नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन विभाग के जरिए आयोजित वेबिनार में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को पर्यटन दिवस की बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में धार्मिक और अन्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में 16 तरह की क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 16 तरह की भारत में, और 16 में से अगर रेगिस्तान को छोड़ दिया जाए, समुद्र को छोड़ दिया जाए, तो 2 क्लाइमेट्स को छोड़ करके 14 तरह की क्लाइमेट यहां पर है। यहां की जो जैव विविधता है, यहां पर जैव विविधता में अगर भारत में 1250 किस्म की जैव विविधता है, तो 700 किस्म की यहां पर उत्तराखंड में उपलब्ध है। यहां पर हमारे पास टाइगर भी हैं और हमारे पास स्नो लेपर्ड भी हैं, हमारे पास हाथी भी हैं, और तमाम तरह के जो जीव जंतु हैं वो यहां पर जिस तरह की विविधता यहां पर मिलती है। फूलों की घाटी भी यहां पर है। अभी हमने एक निर्णय उत्तरकाशी के हरसिल में लिया है स्नो लेपर्ड पार्क का, और हमारी कोशिश है कि देश के लोग और दुनिया के लोग वहां पर आए। जैसे टाइगर देखने के लिए लोग जिम कॉर्बेट में जाते हैं, ऐसे लोग स्नो लेपर्ड के लिए वहां पर देखने के लिए जाएं, और हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी हम उसको बनाकर हम उसको तैयार करेंगे। तो मैंने कहा कि हम हर तरह का जो पर्यटन है, हमने एडवेंचर टूरिज्म पर, उसके लिए हमने अलग से निर्णय लिया है कि हम एडवेंचर को हम प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है पर्यटनविदों के द्वारा कि फ्यूचर में जो पर्यटन के आयाम जो बहुत तेजी से बढ़ेगा वो एडवेंचर है। एडवेंचर की ओर दुनिया जाना चाहती है, तो उस पर भी हम लोगों ने एक अलग से सेपरेट विंग हमने बनाया है। वो अपना काम उसने शुरू किया है, और फ्यूचर में हम उस दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो हमारे यहाँ सीमांत क्षेत्र है, जैसे हमारा नेलांग वैली है, बड़ा होती वैली है, लौथल वैली है, ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से पास है हमारे चाइना की तरफ, बॉर्डर की तरफ जो मिलते हैं। वहां पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर भी हमारा टूरिस्ट जाए। लद्दाख की ओर टूरिस्ट जाता है, वो 2-4 बार वहां जाने के बाद वो नई चीज ढूंढता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। और हम इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो सीमांत का या जो हिमालयी रेगिस्तान है जिसको कहना चाहिए, उस रेगिस्तान की ओर भी हम पर्यटकों को लाना चाहते हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में दोबारा मनोनीत किया गया है। ये जानकारी आज खुद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दी, और प्रेमचंद अग्रवाल का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दरअसल सीपीआई इंडिया रीजन की कार्यकारी समिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समिति के अध्यक्ष हैं। साथ ही उत्तराखंड, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष भी बतौर सदस्य के रूप में शामिल हैं। विधानसभा सत्र के दौरान हम माननीय विधायकों से एक आग्रह कर रहे हैं कि वो वर्चुअल जुड़े। उसको लेके जो एनआईसी के अधिकारी हैं उनसे मैंने आज बैठक की थी, और उनसे आग्रह किया है कि जो हमारे माननीय विधायक वर्चुअल जुड़ना चाह रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे उनके आने की व्यवस्था, उनके आने के बाद वहाँ पूरी व्यवस्था मुकम्मल हो, ताकि हमारे माननीय विधायकों को किसी प्रकार का उस वर्चुअल जुड़ने में उनको कोई व्यवधान ना हो, उनके विशेषाधिकार का कोई हनन ना हो। इस प्रकार की बैठक में निर्णय लिया गया कि उन्होंने बहुत आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की किसी को ऐसे माननीय विधायक को दिक्कत नहीं आएगी, और कोई वर्चुअल जुड़ना चाहेगा उनको पूरी तरह से व्यवस्था, जैसा माननीय पीएम साहब की वीसी होती है, सीएम साहब की पीसी होती है, उस आधार पे हमारे माननीय विधायकों के साथ भी उसी प्रकार के वर्चुअल वो जुड़ेंगे, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। राज्य सरकार के साथ साथ प्रदेश की नौकरशाह भी कांग्रेस के निशाने पर है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का आरोप है कि सरकार और शासन में असंतोष का वातावरण है, एक दूसरे का आपस में कोई तालमेल नहीं, यानी प्रशासन और शासन की बात की जा रही है। मैंने कहा ना कि सरकार और शासन में कोई समन्वय नहीं, और जब सरकार और शासन में समन्वय नहीं होता है तो स्थितियां पैदा होती हैं।
आप देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी को शासनादेश जारी करना पड़ा कि विधायिका सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री जी ने भी उसका अनुसरण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधायिका सर्वोपरि है। लेकिन उसके बाद शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा कि मैं अधिकारियों की शिकायत करने दिल्ली जाऊंगा। यही संसदीय कार्य मंत्री जो आज प्रेस में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई, उस बैठक में अधिकारी नहीं आए। उस वीडियो को आपने और हमने भी देखा कि किस तरीके से वो गुनगुनाते हुए जो है बैठक से बाहर निकले। अब तीसरा प्रकरण रेखा आर्य जी का हो गया, वो अपने डायरेक्टर को ढूंढ रही है तो एफआईआर दर्ज कर रही है। सचिव कहती है कि डायरेक्टर आइसोलेशन में है और उनसे पूछ करके गया। तो आप इस अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है सरकार की, क्या हालात सरकार ने इस प्रदेश के अंदर पैदा कर दिए। इतना अंतर विरोध हमने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा जितना अंतर विरोध आज की तारीख में सरकार और शासन के बीच। तो ये हालात है, ये स्थिति है। और भारतीय जन नाट्य संघ के तत्वाधान में मसूरी शहर के पिक्चर पैलेस चौक पे शहीद आजम भगत सिंह का 113वां जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। मैं आपके सम्मानित चैनल के सामने की बात बोलना चाहता हूँ। आज युवा वर्ग जो है हमारा वो पूरी तरीके से भटक गया है, वो नशे की ओर जा रहा है, वो देश को भूल चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं सरकार के लिए ये कहूँगा कि सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और मदन मोहन मालवीय, मुंशी प्रेमचंद जी को जो है जब सिलेबस से ही हटा दिया है तो युवा क्या याद रखेगा। आजम भगत सिंह जी का 113वां जन्मदिन यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज के दिन शहीद भगत सिंह एक अवतार के रूप में इस धरती पर पैदा हुए, जिन्होंने बड़े जोश और खरोश के साथ छोटी उम्र में ही फांसी के फंदे को चूम लिया। इस देश की आज़ादी को दिलाने के लिए उस ज़माने में गोरों से आज़ादी इस हिंदुस्तान को दिलाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह कुर्बान हो, फांसी के फंदे को चूम लिया हंसते हंसते। आज भी शहीद आजम के वसूलों को यहाँ पर मनन करने का है और अपनाने का है कि आज भी बड़े बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ आम आदमी को राहत देने के लिए इसी तरह की जो है सिफत की ज़रूरत है, जज्बे की ज़रूरत है और उसके जज्बे को हम सलाम करते हैं। गदरपुर पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसमें नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कच्ची शराब बेचने वाले एक युवक को बाइक और शराब के साथ पकड़ा गया। आरोपी के पास से शराब भी बरामद हुई है। वहीं वाहन चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये नशे के विरुद्ध जो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में चौकी सकैनिया क्षेत्र में चौकी इंचार्ज द्वारा शराब पकड़ी गई है, जिसमें 60/72 एक्साइज एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा वाहन चोरी में 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल पूर्व में अभियोग पंजीकृत है दिनेशपुर थाने में। तो इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं, जिनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से जोशीमठ समेत पूरे बद्रीपुरी में हड़कंप मच गया। दरअसल उमा भारती ने यहां अपनी यात्रा के दौरान ज्योतिर्मठ, शंकराचार्य मठ समेत नरसिंह मंदिर में दर्शन पूजन किया था। इस दौरान उन्होंने कई अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की थी। विश्व पर्यटन दिवस पर मसूरी होटल एसोसिएशन और मसूरी व्यापार मंडल एसोसिएशन के जरिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया और सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का संदेश देने को लेकर मसूरी पुलिस स्वास्थ्य विभाग के लिए 5000 मास्क और इम्यूनिटी बढ़ाए जाने को लेकर कई तरह की जो दवाएं हैं वो वितरित की गई। और उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने उत्तराखंड सरकार के जरिए पर्यटकों की आवाजाही पूर्ण रूप से खोलने का स्वागत किया। मसूरी क्योंकि पर्यटन का केंद्र है प्रदेश का, हमने सोचा कि मसूरी से पहल करके आज विश्व पर्यटन दिवस पर एक मैसेज दें सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर। जैसे कि आदरणीय
प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमें जान भी बचानी है, जहान भी बचाना है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड। तो और हमारे प्रदेश की जो रीढ़ की हड्डी आर्थिकी थी वो पर्यटन की। अब हमें पर्यटन के साथ भी जीना है और कोविड से भी बचना है। इसके तहत हमने एक पहल करी है, जिसमें स्थानीय प्रशासन ने कुछ एवरमेक्टिन टैबलेट्स की रिक्वेस्ट करी थी। हमने वो 1500 गोली आज प्रोवाइड करी हैं उनको। साथ में हमने 5000 मास्क दिए हैं, जो कि पूरे शहर में बांटे जाएंगे, जो आने वाले पर्यटक हैं उनको दिए जाएंगे, जिससे एक मैसेज जा सके कि आप आइए, लेकिन सारे एहतियात बरतिए और मसूरी घूमिए और पूरा उत्तराखंड घूमिए। जागी है क्या? देखिए, कुछ उम्मीद तो डेफिनेटली जागी है, लेकिन जो पिछले 6-7 महीने की क्षति हुई है उसको पूरा करते करते हमें कम से कम 2 साल लगेंगे। राजस्व विभाग अपने कर्मचारियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहा है। कभी राजस्व विभाग के कर्मचारी फर्जी प्रमाण पत्र बनाने तो कभी प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे अवैध तरीके से पैसा लेने को लेकर विवादों में रहे हैं। लेकिन इस बार तो राजस्व विभाग में एक बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। रुड़की के एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप त्यागी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि अधिकारियों ने 2011 से पहले तैनात सीजनल अमीनों को बिना नियमावली के मानक पूरे किए बिना ही नियमित कर दिया। पहले क्या होता था कि उत्तराखंड सरकार में जब से उत्तराखंड का गठन हुआ तो सीजनल अमीन संग्रह कर्मिक जो थे वो सीजनल हुआ करते थे। 2011 में उन्हें विनियमित करने की नियमावली घोषित पारित की गई। उसमें तय ये था कि 2011 से पूर्व 10 वर्ष की जो निरंतर संतोषजनक सेवा होगी उसे नियमित कर दिया जाए, इतना। उसमें भी इन्होंने जो 2 साल, 10 साल, 4 साल, 6 साल के लोग थे जो संविदा पे, बीच में बहुत बड़ा गैपिंग था, उन्हें भी नियमित कर दिया गया। नंबर 1, जो कि संविधान के खिलाफ है। उन्हें पिछले 10 वर्ष का एसीपी भी दिया गया, एसीपी का एरियर भी दे दिया गया। आपस में एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बना के एक बहुत बड़ा घोटाला बनता है जो करते हैं। और ये महोदय करीब करोड़ों रुपए की इस उत्तराखंड राज्य को आर्थिक हानि पहुंचाई गई। पौड़ी में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने आज पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय पर ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आजादी के महानायकों और स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद किया गया। कांग्रेस सेवा दल द्वारा संपूर्ण भारत में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ध्वज वंदन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसके माध्यम से जो हमारे देश की आज़ादी का जो इतिहास है उसे आम जनता को तक पहुंचाने का कार्यक्रम किया जाता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जिस प्रकार तिरंगे झंडे के नीचे अपनी प्राणों की आहुति दी और इस देश को आज़ाद किया, उनकी वीर गाथा को जन तक पहुँचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। डोईवाला में कोर्ट की कार्यवाही के दौरान छत का प्लस्तर गिरने से हड़कंप मच गया। दरअसल डोईवाला में जूनियर डिवीजन की जज निशा सिंह की कोर्ट में मुलाजिम की पेशी चल रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ। जिस टाइम ये घटना घटित हुई मैं न्यायालय के अंदर ही था और जमानती अपने पेश कर रहा था। जब मैं जमानती पेश करने लगा तो मैडम जो है जमानती वेरीफाई कर रही थी, तो एकदम से भड़क से आवाज़ सी आई ऊपर से, कुछ चप्पाकड़े टाइप ये जो है पूरा वहाँ से ये नीचे सीधा पूरा गिरा। एक बहुत भयंकर आवाज़ थी, बम के धमाके से भी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ थी। उसको देखते हुए एकदम फिर जो है एक सब में भय का माहौल हो गया है और मैडम ने डीजे साहब से भी कॉल करके कह दिया है कि ये मैडम ने बात कर ली है। और बाल और बची मैडम? चोट तो नहीं लगी मैडम? नहीं, चोट किसी की लगी, बच गई वो, लेकिन उनकी ज़्यादा खतरा था सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो वहाँ पे बैठी हुई थी। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने सत्ती मोहल्ले में एक गोदाम पर छापा मारकर बड़े पशुओं के मांस में मिलाकर बेचने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उधर रुड़की के बुग्गावाला में पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और खनन करते हुए मौके से 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक HM को कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के चलते राजस्व में बड़ा घाटा हुआ है। हरिद्वार में राजस्व विभाग को 145 करोड़ की इनकम होनी थी, लेकिन सरकारी खजाने में अभी तक सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही आए हैं। थाना बुग्गावाला क्षेत्रांतर्गत अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर बुग्गावाला थाने की पुलिस के द्वारा 10 अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर और एक HM मशीन को सीज किया गया है। सभी के विरुद्ध अवैध खनन की रिपोर्ट संबंधित उप जिलाधिकारी को प्रेषित की जा रही है।
अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध निरंतर विधिक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश सभी संबंधित प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष को दिए गए हैं। देहरादून में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है और लोगों को जागरूक करने के साथ ही अब कोविड-19 सेंटर में मरीज की मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। और सीएमओ अनूप डिमरी ने बताया कि कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों से संबंधित शिकायतें लगातार मिल रही थी। जी, इसमें कुछ जगहों से पहले ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी और अब उसमें हमने काफ़ी बेहतरी करी है। हमने कोविड केयर सेंटर से जाके देखा भी है, तो जो हमारे अभी स्टेडियम में है और तीनों में है, तो अभी व्यवस्थाएं हमारी काफ़ी अच्छी दुरुस्त हैं। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि जो रोगी है वो बेसिकली क्या है कि वो अलग है, आप समझ रहे ना, वो किसी के परिवार के साथ, किसी के साथ ऐसे संपर्क में नहीं है। तो जब वो अकेला होता है तो उसके दिमाग में बीसों किस्म की परेशानियाँ आती हैं, जो कि लाजमी है, एक व्यक्ति की आएगी, और जबकि इस स्थिति में वो बीमार है। तो इसमें हमने एक और कोशिश करी है भी कि हम उनसे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, उसमें फ़ोन से बात कर रहे हैं उनसे, तो उससे कईयों को उससे एक मॉरल सपोर्ट भी उनको दे रहे हैं। उसके अलावा उनकी काउंसलिंग भी हम साइकेट्रिस्ट की टीम हमारी है, उन पे जाके काउंसलिंग भी उन पे कर रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं कि उनको वहाँ पे रहें तो उनको किसी किस्म की कोई समस्या न हो। और धीरे जो आप कह रहे हैं कि इसमें वीडियो कैमरा वगैरह की, इसकी भी प्रोसेस चल रही है और शीघ्र ही इसको भी हम जो है क्रियान्वित करेंगे। उत्तराखंड में अब जल्द ही रोपवे के माध्यम से पर्यटकों का सफर आसान होने जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए मसूरी, देहरादून और पुरुकुल रोपवे की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। देहरादून से मसूरी आने वाले पर्यटकों को जाम के झंझट से इसे निजात देने की पूरी तैयारी है। जो पर्यटन विभाग द्वारा पीपीपी मोड में जो रोपवे बनाया जा रहा है, ये रोपवे एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसका मतलब लगभग 1,500 के करीब 1000 से 1,500 लोग यहाँ पर प्रति घंटा ऊपर इस ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम से रोपवे से आ सकते हैं। तो इसके संदर्भ में जो हम लोगों ने जो टेंडर करे हुए थे और जिसके तहत एक पीपीपी डेवलपर का सिलेक्शन किया हुआ था, तो उनको अभी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के साथ हम लोगों का जो अनुबंध हुआ है उसके शर्तों के अनुसार उनको ज़मीन का कब्ज़ा देना है और वो लीज़ ज़मीन उनको हैंड ओवर कर देनी है। इसके संदर्भ में शिफॉन कोर्ट में एक ऑनरेबल कोर्ट में एक केस भी चला हुआ था। अभी वो केस का निस्तारण हो गया है और स्थानीय प्रशासन द्वारा यहाँ का जो भी अतिक्रमण था उसको भी हटाया गया है। तो पौड़ी को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, जिसे लेके नवंबर में एडवेंचर एक्टिविटी फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। हम लोगों ने अभी एक एयर स्ट्रिप बनवाया लगभग 400-500 मीटर का। उसके पीछे यही मंशा है कि एक तो एडवेंचर स्पोर्ट्स को पौड़ी जनपद में उसका बढ़ावा देना है और दूसरा टूरिज्म को भी, टूरिज्म के क्षेत्र में भी हम लोगों ने लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। तो अभी जो एयर स्ट्रिप बना है तो उसमें भी हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं और टेक ऑफ पॉइंट जो हमारे डांडू खाल में है वहाँ से कल ट्रायल शुरू हो जाएगा। और कोई भी इवेंट शुरू करने से पहले मिनिमम शायद जो एक रिक्वायरमेंट है 30 से लेकर 32 तक पैराग्लाइडर्स का वहाँ पे ट्रायल होना ज़रूरी है। तो कल सुबह से हमारे ट्रायल शुरू हो जाएंगे। 8-10 पैराग्लाइडर्स हमारे देहरादून और अन्य क्षेत्रों से आ रहे हैं यहाँ पे। और आज जो है एक पैरामोटर उड़ा है देहरादून से और 1.5 घंटे में लगभग देहरादून से वो बिलखेत पहुँचा होगा। गोचर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापार संघ ने एक बड़ा फैसला लिया और 1 हफ्ते के लिए बाजार को बंद करने का ऐलान किया है, जिसके बाद यहाँ पे सैनिटाइज का काम किया जा रहा है। हमारे नगर क्षेत्र गोचर में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए हम नगर पालिका परिषद गोचर द्वारा सभी वार्डों को पुनः एक बार बहुत ही तेजी से प्रत्येक वार्डों को सैनिटाइज करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है तथा व्यापारी बंधुओं द्वारा जो 1 हफ्ते का निर्णय लिया गया है अपनी अपनी दुकानों को बंद करने का, इसके तहत संपूर्ण बाजार को सैनिटाइज करने में नगर पालिका को बहुत ही आसानी होगी। तो कोरोना के चलते छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जोशीमठ के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पे संचार सेवा ठप है, जिसके चलते छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है।
और उत्तराखंड के 13 जिलों में छड़ी यात्रा जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेके गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर ये छड़ी यात्रा निकली हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।